बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने VBT का इंट्रोडक्शन कर लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन कर लिया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन जो हमने किया था वो इतना हो चुका था कि जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मैंने sp3d2 और d2sp3 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे क्या बनते हैं समझा दिया था। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को क्लास में एंड देते देते ये बताया था कि जो हमारे पास Fe+2 में किसके साथ अगर अमोनिया है या फिर Mn+2 में अमोनिया है, जनरली अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर वो Fe+2 के साथ और Mn+2 के साथ आएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों की क्लास एंड करी थी, राइट। इसके आगे तो मैंने कुछ नहीं कराया था, यही था लास्ट क्लास में, राइट। अब हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। देखो जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब हमारे पास दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक तो हमारे पास sp3 होता है और ये हमारे पास टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं बेटा, और दूसरे हमारे पास dsp2 होते हैं जो कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जब मैं ये करा दूंगा, इसके बाद मैं आज आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, ये सब चीज बताई थी। लेकिन अभी मैंने आपको लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को नहीं बताया है। जनरली जो इनर वाले हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्यों होता है अभी देखेंगे, ठीक है। पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर वो आगे का समझ लेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो मैग्नेटिक NiCN4 का दे रखा है पहला एग्जांपल, और एक NiCl4 का ले रखा है। तो हम लोग भी पहले इसी का ले लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरी चीज समझाऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ, इसकी कोबाल्ट का समझाता हूँ। COCN6 नेगेटिव, ये दो रीजन से समझा रहा हूँ, एक आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या करा है, और दूसरा इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना इस चीज को। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब मैं वो सब नहीं कर रहा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × 6 = -4, x +2 आ जाएगा। तो x +2 में आ गया बेटा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 रहेगी या फिर d2sp3 रहेगी। ये बात तो तय है आपके पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लर तो नहीं आ रहा बेटा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि CO27 को कैसे अरेंज करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। मैं CO27 नहीं लिख रहा, CO+2 में लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 3d7 4s0, क्योंकि 4s2 होता है ना, वैसे तो 3d7 4s2 होता है, पर +2 में मैं इतनी प्रैक्टिस तो करा चुका 3-4 कंपाउंड की, तो 4s0 हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा 3d7 4s0 बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, ये s, इसके आगे हमारे पास क्या होता है p, और इसके आगे क्या होता है बेटा हमारे पास। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। 3d7 को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 ज्यादा ना, ठीक है, 5 ही तो है, गिन गलत रहा था, 7, ठीक है। ये कहानी थी हमारे पास। अब भाई ये साइनाइड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको बताई थी उसमें भी डोनर के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, सबसे वीकर कौन से थे, हेलोजन। सबसे पहले बेटा हेलोजन थे, हेलोजन सबसे वीकर थे, इसके बाद ऑक्सीजन डोनर थे, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर थे, और लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग वाले कौन से थे, कार्बन डोनर, ठीक है। तो यहाँ पर Cn में मैंने आपको बताया था एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड होने की वजह से C से डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग अप तो करा देगा। अब ये जो पेयरिंग अप कराएगा, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने आपको इससे जो पहले एग्जांपल दिया था उसमें निकेल की पेयरिंग अप नहीं कराई थी मैंने, क्योंकि D पूरा खाली नहीं हो पाया। तो अगर मैं इसकी पेयरिंग अप कराता हूं तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर रह जाएगा,
तो यानी कि ये पूरा खाली तो नहीं हो पाया, ये पूरा खाली तो नहीं हो पाया। तो जब ये +2 में है तो हमारे पास जब ये पेयरिंग अप करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक खाली रह जाएगा। तो क्या ये D2sp3 बना सकता है? नहीं बना सकता, ये D2sp3 नहीं बना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निकेल का केस याद है। निकेल कौन सा केस कराया था मैंने आप लोगों को? sp3d2 वाला कराया था, D2sp3 वाला कराया था? NCERT वाला लिया था एग्जांपल शायद। तो बेटा निकेल का केस अब NCERT वाला था नहीं, पर मैंने उसमें आपको कराया था कि पेयरिंग अप नहीं होगी क्योंकि हमारे पास 2D खाली नहीं है, ठीक है ना? तो याद है ना वो सब चीजें, क्योंकि यहाँ पे 2D खाली नहीं है तो पेयरिंग अप नहीं होगी, 2D खाली नहीं है तो पेयरिंग अप नहीं होगी, सिंपल सी कहानी है। लेकिन ये एक्सेप्शन, कोबाल्ट अगर CN6 के साथ रहता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही वैलिड, तो यहाँ पर एक नया रूल आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर रूल। क्या कहते हैं? ट्रांसफर रूल। क्या होता है इसमें? अगर आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ये एक इलेक्ट्रॉन जो 3D का होता है, ध्यान सुनना इस चीज को, 3D का जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको पहुंचा देता है 4D में। कहां पहुंचा देता है? 4D में। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था वो कहां पहुंच जाएगा? 4D में पहुंच जाएगा। और जैसे ये 4D में पहुंच जाएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी तो sp3d2 चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना होकर CO इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? D2sp3, जो कि हमारे पास पैरा मैग्नेटिक बनेगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट μ √n n+2 करेंगे तो √3 आ जाएगा और 1.73 बन जाएगा √3 की वैल्यू, ठीक है? तो ये आपके पास कहानी बनती है। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से इस चीज को, यार ये जो 4D का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास अंदर की शेल से काफी दूर है, तो इस शेल को अगर या इस कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रॉन देना हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही आराम से चला जाएगा क्योंकि दूर है, और न्यूक्लियस से जितना दूर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको आराम से निकाला जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कोबाल्ट था किस स्टेट में आपको दिख रहा है? +2 में। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये दे देगा तो आपका कोबाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने से खुद क्या बन जाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोबाल्ट इस कंपाउंड में बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो इसका ट्रांसफर रूल लग जाता है CN की वजह से, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसका 4D में पहुंच जाता है, और 4D हमारे पास मेन कंपाउंड के न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है और खुद को एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करके दिखाया जा सकता है। क्लियर है? NiNH3 2 पॉजिटिव था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? कोई नहीं, देख लेंगे। तो ये हमारे पास ये कंपाउंड समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया था अगर D खाली नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर CO के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम लोग ये काम करा देंगे। दूसरा, सर अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देते फिर उसको D में यहाँ भेजते, नहीं। ट्रांसफर रूल में आप याद रखिएगा कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या करा जा सकता है? केवल और केवल बेटा एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया जा सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है? ये ट्रांसफर रूल आपको समझ में आ गया? तो ट्रांसफर रूल का याद रखेंगे और इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। हाँ जी, हाँ, कोबाल्ट के साथ इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटा, साइन सबसे लास्ट में आएगा। अभी स्पेक्ट्रम किसी के साथ और नहीं बनेगा, नहीं। एक दो चीजें और है वो मैं कराऊंगा अभी, आप एक दो चीजें एक्सेप्शन में है वो कराऊंगा। ये अब आपका बेटा D2sp3 बनेगा तो इनर हो गया ना। आउटर में तो आउटर D इन्वॉल्व होता था, ये वाला D आ ही नहीं रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला D आ रहा है तो इनर D आ रहा है, 3D आ रहा है तो इनर D कॉम्प्लेक्स, और ये वाला D इन्वॉल्व है तो आउटर D कॉम्प्लेक्स। ये दूसरा तरीका है तो D पहले आ रहा है तो इनर कॉम्प्लेक्स, D बाद में आ रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स, है ना। D अंदर आ रहा है तो इनर, D बाहर आ रहा है तो वो याद रखने का तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आज कौन से कॉम्प्लेक्स की तरफ? इन वाले कॉम्प्लेक्स की तरफ, sp3 और dsp2 की तरफ, ठीक है। तो NCERT के कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करेंगे NiCl4 से और NiCN4 से। देखो
चाहे NiCl4 2 नेगेटिव दे दे या फिर NiCN4 2 नेगेटिव दे दे, दोनों ही केस में हमारे को जो समझने वाली चीज है वो क्या है, आइए इस चीज को एक बार गौर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कौन कौन से लिखे थे, हेलोजेंस लिखे थे, HALOGENS, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं सबसे पहले उठा रहा हूं NiCl4 कंपाउंड के ऊपर 2 नेगेटिव, यही कंपाउंड दे रखा है आप लोगों के एनसीईआरटी में, NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रखा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, ये क्यों बोल रखा है, आइए इस चीज को जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले ऑक्सीडेशन नंबर x -4 = -2, x = +2, ये क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आ जाएगा, 4 से ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी क्लियर है। क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या ये पेयरिंग अप करा पाएगा, नहीं करा सकता। तो जब ये पेयरिंग अप नहीं करा सकता तो मुझे आप ये चीज बता दीजिए कि जब मैं इसका, अब ध्यान से, निकेल +2 लिख रहा हूं सीधा मैं, ठीक है, तो क्या होता है 3D8 4S0, 3D8 4S0, ये हो गया। अब ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये आ गया ऐसे और ऐसे। अब अगर मैं एक इसको खाली कराना चाहूं तो मेरे पास DsP2 बन सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से बेटा पेयरिंग अप ये नहीं करा पाएगा, और ये पेयरिंग अप नहीं करा पाएगा, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन सा बनाएगा, sp3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, sp3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी से लिखती है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो सिंपल एनसीईआरटी के एग्जांपल है भाई, sp3 समझ में आ गया 2 1+, और sp3 है तो हमारे पास ये क्या बनेगा बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे क्योंकि पेयरिंग अप नहीं कराई ना, वीक फील्ड लिगेंड है, कैसे करा दोगे, तो ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक में μ = √2 × 2 + 2 आ जाएगा, और ये √8 जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 2.9। बोर मैग्नेट्रॉन वो मैं आपको बता चुका, राइट। सेम केस इसने लिखा है, बस इस बार आपका इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया भैया, x की वैल्यू +2 आएगी क्योंकि Cn पे भी चार्ज -1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, CN4 के केस में ये अब पेयर अप हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, +2 का मतलब 3D8 4S0 है, सेम कहानी है, बस ये लिगेंड क्या हो जाएगा, पेयरिंग अप हो जाएगी, और पेयरिंग अप होने की वजह से ये यहां से हटके हो जाएगा खत्म। अब कितने डी चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, तो DsP2 से मेरा काम बन जाएगा। तो देखो ये आ गया DsP2, बॉडी कैसी बनेगी, डायमैग्नेटिक, मतलब कंपाउंड कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 0, डायमैग्नेटिक 0, ये तो कहानी क्लियर हो गई हमारे पास, μ = 0 और कंपाउंड हमारे पास डायमैग्नेटिक। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब आपके पास कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, ये दो केस ही तो हो सकते हैं। जब भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पहले ना अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता है, बहुत ज्यादा उछल रहा होता है, इधर जाना है कहीं भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही उसके पास उसका डाउन स्पिन वाला पेयर आ जाता है तो ऐसे केस में इसकी जो बहुत ज्यादा वाली एनर्जी होती है ना, ये कम हो जाती है, क्योंकि इसको इसका पार्टनर देखता है, अच्छा तू भी आ गया, चल ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी थी वो क्या हो जाती है, पेयरिंग अप होने की वजह से लो हो जाती है। जहां पर पेयरिंग अप हो जाती है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली, वहां पर हम लोग देखेंगे कि पेयरिंग अप होने की वजह से हमारे पास अंदर का एक डी खाली हो जाता है, दिख रहा है ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसीलिए पेयरिंग अप होने से एनर्जी लो हो जाती है स्पिन, वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ही तो है, स्पिन और डाउन स्पिन, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाते हैं जो भी हमारे पास इनर डी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, यानी कि DsP2 वाला जो बना होगा कहां गया, ये वाला NiCN4 CN वाला, ये लो स्पिन का बना होगा। समझ में आ गया क्यों बना होगा लो स्पिन का, कि ये DsP2 बना है पेयरिंग अप करा दी। लेकिन जो sp3 टेट्राहेड्रल बना होगा ये कैसे स्पिन कॉम्प्लेक्स का बना होगा, हाई स्पिन का, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, एनर्जी रिलीज होता है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब कुछ बच्चे थे जो एक आध क्लास मिस करी थी, है ना, और उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट था किस कॉम्प्लेक्स को लेकर, प्लेटिनियम पैलेडियम के केस को लेकर, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। टेट्राहेड्रल के केस में जितने भी आपको प्लेटिनियम, पैलेडियम और इन दोनों के केस मिलेंगे, जनरली आपके एनसीईआरटी में प्लेटिनियम और पैलेडियम की, ठीक है, जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे ये सारे के सारे कैसे मिलेंगे आपको, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। प्लेटिनियम और पैलेडियम का केस देखते ही आप लोग 4 के एनसीईआरटी के जितने केस हैं, मेजरली नॉट ओनली एनसीईआरटी, इवन कंपटीशन में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए बता दूं, अभी 12th के बाद जस्ट नीट है, अगर आपको प्लेटिनियम और पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स दिख जाता है और वो 4 का कॉम्प्लेक्स बना रहा है बेटा, तो आप आंख बंद करके DsP2 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन विद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनकी जो ज्योमेट्री आएगी वो अधिकतर कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर की आएगी। यानी कि प्लेटिनियम और पैलेडियम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड नहीं शो करते हैं। इसी के विपरीत अगर हम लोग बात करेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसके कंपाउंड अगर आ जाते हैं Zn, Cd और Hg। Hg का एक कंपाउंड था, मैंने आपको उसकी IUPAC के दौरान नेमिंग करते हुए यही बताया था कि Hg का जो कंपाउंड होता है उसकी नेमिंग तुरंत बाहर के बाहर लिख देते हैं, है ना। तो अगर आप लोग बात करेंगे मेरे से जिंक, कैडमियम और मरकरी की बेटा, तो इनकी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 बनेगी अधिकतर, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास रहती है इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये कैसे क्या बनता है, ठीक है। आपको 4 वाला केस समझ में आ गया, sp3d2 sp3 का। अब आप लोग dsp2 का सॉरी एक काम करिए, मुझे एक कंपाउंड लिखिए कॉपर का टेट्रा अमीन के साथ, ठीक है। तो कैसे अगर इसे कॉम्प्लेक्स आएगा, आइए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को बेटा, ये तो आप कर ही लोगे, वैसे इतना मुश्किल है नहीं। CuNH3 2 पॉजिटिव, इसका केस एक बार देख लेते हैं, राइट। अब अगर ये मेरे पास, जैसे आप लोगों के पेन चल के आपके आंसर आ जाने चाहिए यहाँ तक, है तुरंत तुरंत करना चाहिए। 2 पॉजिटिव, जनरली अगर किसी कंपाउंड में आप लोगों के पास कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मोस्ट ऑफ द केस में वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे वैसे आप निकाल के भी देख लो, x + 0 = +2 और आ भी रहा है हमारे पास +2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, एक्सेप्शन होता है ना कॉपर 29 वाला, तो उसका 3d10 4s1 हो जाती है, कॉपर और क्रोमियम, ठीक है ना, ये चीज ना भूलें। तो कॉपर हमारे पास 3d10 4s1 में केस आ जाता है। अब 3d10 4s1 का केस बेटा जो हमारे पास आएगा, इसमें +2 अगर दिखाना है तो 3d9 4s0, राइट। तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो हमारे पास अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग अप करा देता पर है ही नहीं कुछ खाली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक S और 2 P, तो sp3 3, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या होता है बताइए तुम लोगों को, अब D होता है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो हमारे पास सिंपल से क्या दिख रही है, sp3 है, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको आगे कटकस लगा देना। सुन लो, जिस तरीके से कोबाल्ट में एक्सेप्शन था Cn के साथ, ऐसे ही हमारे पास इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हाँ। इसमें लेकिन प्रॉब्लम सुनना ध्यान से, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था वो किस में शिफ्ट हुआ था, D में, 4D में। इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है pz में, ये होता है px py pz। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें शिफ्ट हो जाएगा, pz में, और जब ये pz में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या एक D खाली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हमें 4 से मतलब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही था, तो 4 का मतलब या तो dsp2 बना सकता है या फिर sp3 बना सकता है, राइट। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, वही ट्रांसफर रूल अभी लिखवाया था मैंने आपको, तो इसमें भी सेम है, मतलब एक ट्रांसफर रूल मैंने आपको करा दिया ऑक्टाहेड्रल का और एक मैंने किसका करा दिया, टेट्राहेड्रल का। ये जनरली निकेल के
2 कॉम्प्लेक्स, सॉरी अमोनिया, कॉपर के +2 कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट के +2 कॉम्प्लेक्स में देखे गए। ठीक है, तो ट्रांसफर रूल हर जगह मत लगा देना कि हर जगह ट्रांसफर, जो मैंने 2 दे रखे हैं उन्हीं का ध्यान रखो। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का ये इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, Cu+2 में आपके पास ये चला गया, तो इसलिए ये खाली जगह एक D, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, DsP2। लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं होगा, है तो अभी भी पैरामैग्नेटिक ही, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब जो मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि भाई कोबाल्ट एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर +3 में दिखा देता है, तो कॉपर के साथ सेम ही कहानी है, कॉपर +2 में। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कॉपर की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली देखी गई हैं, +1 और +2। +3 में कॉपर बहुत ही अनस्टेबल था, बेकार दिखाई नहीं पा रहा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। बस हाँ, उसकी जो कॉम्प्लेक्स देखे जो बने, अब यहाँ आप पूछोगे कि सर ये ऐसे क्यों बने, ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये कलर दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, पैरामैग्नेटिक तो आप बता रहे हो, तो जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो कलर्ड सब्सटेंस होंगे, जितने भी डायमैग्नेटिक होंगे वो कलरलेस होंगे। नॉन कलर कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, लेकिन सही शब्द कलरलेस है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये Cu का केस समझ में आ गया आपको। तो ये कहानी थी आपके पास किसको लेकर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को लेकर और स्क्वायर ज्योमेट्री को लेकर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर NCERT की जो VBT है ये लगभग सारी करा दी है ना। अब यहाँ पर एक चीज दे रखी है COC2O4 3 नेगेटिव। कोबाल्ट का कौन सा केस दे रखा है इसने, ऑक्सलेटो का, राइट। अब यहाँ पर देखो, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स के ऐसा NCERT जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक नीचे देखिए, MnCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव एंड COC2O4 3 नेगेटिव आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब COC2O4 3 नेगेटिव का क्यों हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसमें नोट डाल के लिख लीजिए बेटा कि आपके पास देखो, ऑक्सलेटो तो एक ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड है, और ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड तो हमारे पास कैसा लिगेंड हुआ करता था, वीक फील्ड लिगेंड हुआ करता। ये पेयरिंग अप तो नहीं करा पाए, राइट। तो यहाँ पर एक नोट डाल दीजिए कि जो हमारे पास कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, प्लस, ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट का ये जो कंपाउंड दे रखा है ना NCERT ने, कोबाल्ट C2O4 3 नेगेटिव, जो नीचे C2O4 3 नेगेटिव -2 चार्ज 6 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, -2 होता है इसका चार्ज, -2 × 3 6, x -6 = -3, तो x +3। तो बेटा याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे पास कोबाल्ट होता है वो +3 स्टेट में होता है, और अगर आपका लिगेंड ऑक्सीजन डोनर हुआ, ऑक्सलेटो कैसा लिगेंड था, C2O4 ऑक्सीजन डोनर, और अगर ऑक्सीजन डोनर होता है तो हमारे पास कैसा होता है, वीक, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने, कोबाल्ट याद करो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कोबाल्ट +3 अभी बताया कुछ देर पहले, तो ये कन्वर्ट कर देता है वीक फील्ड लिगेंड को किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास दे रखा है FeF6, ये तो बेकार है, MnCl6 COF6, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज आपको नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, आपके पास अगर कंपाउंड में दे देता हूं, बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, NiF6 और इसको मैं 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि सर ये तो आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग अप कराएगा नहीं ऐसे। बेटा मेरी बात सुनो, अगेन जो मैं आपको NCERT के कंपाउंड है ना, उसने क्यों लिख रखे हैं ऐसा, क्योंकि इनकी आप ज्योमेट्री बनाओगे ना तो कंफ्यूज जाओ। तो ये जो कंपाउंड है, ये एक्सेप्शन है, निकेल +4 का चार्ज अगर आता है, क्या बेटा टोटल चार्ज तो फिर Ni पे +10 का आ जाएगा ना। नहीं, मैंने क्या बोला था, अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो जनरली वो स्टेज माने ना, अगर बच्चा सही भी कह रहा है वैसे, इसको ऐसा कर देता हूँ 2 नेगेटिव कर देता हूँ, गुड। अब मुझे Ni यहाँ पर +4 मिल जाएगा, तो बेटा Ni अगर +4 में होता है तो ये वीक फील्ड लिगेंड जो कि फ्लोरीन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट कर देता है। मैं केवल आप लोगों को वो एग्जांपल बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। नेक्स्ट, आपके पास जितने भी 4D और 5D के मेटल हैं ये सभी के सभी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होंगे। यही कारण है कि इन्होंने पेयरिंग अप कराकर सारे के सारे स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए। इसी वजह से अगर आप एग्जांपल देखते हो इसका पोटेशियम का रोडियम हेक्साफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स के साथ 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रोडियम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है कि फ्लोरीन जो सेंट्रल एटम है, ये क्या है हमारे पास हैलोजन, जो कि कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। लेकिन ये 5D सीरीज का मेंबर है और 5D सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे बेटा वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको एक चीज अलग बताई थी वो इसकी उल्टी है, बस वो मैंने आपको पहले बता दी थी। कौन सी, कि Fe+2 और Mn+2 जब किसके साथ प्रेजेंट होंगे, अमोनिया के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि अमोनिया है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई, आगे चल सकते हैं। आगे बस एक एग्जांपल और है उसको मैं करा देता हूं। अगर आपने सुना हो ये कॉम्प्लेक्स किसी ने देखा है FeH2O5, स्कूल वाले बच्चे को देखा तो होना चाहिए, NO और SO4। क्या कुछ याद आ रहा है कोई कॉम्प्लेक्स? ऐसे करके टेस्ट ट्यूब में देखते हैं और एक ब्राउन से कलर का आपको रिंग सी दिखती है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग होता है, तो मैं अब तक ये तो याद नहीं तुम क्या ही कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा ये कंपाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों के पास ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो सर हम क्या करें, पेयरिंग अप करें या ना करें? तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भाई एक जगह कम ताकतवर है, एक ज्यादा ताकतवर वाले तो कम ताकतवर को हटा ही देगा ना। तो ऐसे केस में तो आप पेयरिंग अप कर देना। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना ब्राउन रिंग का, इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है NO, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया गया और +1 में ये खुद ही वीक फील्ड लिगेंड की तरह होता है। तो एक्चुअल में ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के लिगेंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। लेकिन जब ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में होता है और H2O इसके साथ रहता है, तो H2 तो हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है बेटा। लेकिन यहाँ पर ये +1 में पाया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसा पाया गया, वीक। तो इसलिए दोनों वीक हो गए, इसलिए ये पेयरिंग अप नहीं करा पाते हैं। ये चीज हमारे पास आती है। ठीक है, और तो मेरे पास ऐसा कुछ आपका बचता नहीं है VBT से। बाकी तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको और बताता जाऊंगा, उसमें तो हमारे पास कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ VBT ये 5-6 लिमिटेशंस हैं, है ना। पहला ये बेसिकली हमने करा दिया, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें कोई डिस्टिंग्विश ये नहीं करता था। कलर कैसे बनते थे ये नहीं बताता था, बहुत सारी एजम्पशन से मान लेता था, कोई मैग्नेटिक डेटा का इंटरप्रिटेशन ये नहीं दे पाया था। ये तो हमने निकाला ना म्यू, ये नहीं दे पाया था। ठीक है, और इसके अलावा कलर, हालांकि मैंने अभी तक कलर की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि कुछ कंपाउंड कलर दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। जो दिखाएंगे वो पैरामैग्नेटिक, जो नहीं दिखाएंगे वो डायमैग्नेटिक, बस। लेकिन कैसे, कौन सा, क्या रंग दिखाएंगे, क्या मैंने इस बारे में किसी से बात करी? अभी तो नहीं करी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको यही रोकेंगे। इसके अलावा इसने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी हमें कोई बात नहीं बताता है। तो भैया ये स्टेबल कैसे हुए? फिर कंपाउंड ये पूछना चाहता है कि ये स्टेबल कैसे हुए, क्या हुए? तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से टफेस्ट थ्योरी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, क्योंकि आपको MOT और LFT तो पढ़नी नहीं है, लिगेंड फील्ड थ्योरी तो आपको पढ़नी नहीं है, और MOT इसके मुकाबले थोड़ी सी इजी होती है, जो हायर लेवल की नहीं। वैसे मैंने आपको होमो लूमो रूल वगैरह भी करा रखे थे, है ना, MOT में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे तो शायद आसान ही है तो आसानी, बस आप समझ लेना एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और
कैसे होती है। अगर आपने एक बार में समझ लिया तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा पूछ लेना, क्योंकि वरना फिर ना वही है, शॉर्ट ट्रिक पूछोगे मैं बता भी दूंगा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं फंसते नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पहली बात तो हमारे पास एनसीईआरटी का अगर मैं एक डायग्राम देखता हूँ, है ना, ये यहाँ पर देखो ये एम है, इसके बाद तुम्हारे पास ये मैटर को बहुत सारी चीज़ से सराउंड कर दिया, फिर यहाँ पे कई सारी चीज़ों से हमने देखा ऐसे ऐसे हो रहे थे, क्या था, ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डायग्राम के बिना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमारी एनसीईआरटी में थ्योरी दे रखी है इससे समझना मुश्किल है ना। तो ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा था, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो अजम्पशन भी ना कहकर ये कहूँगा कि जो मॉडल है ये किस चीज़ पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे सर ये फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है, जो हमारे पास दो चार्ज के इंटरेक्शन के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। तो यानी कि F इज टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद आ रहा है, ये उसी फॉर्मूले पर बेस्ड होने वाला है। इसमें Q1 और Q2 क्या है, तो Q2 लिगेंड से रहने वाले हैं जो कि नेगेटिव है, और Q1 सेंट्रल एटम रहने वाला है जो कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। वेल लिगेंड्स हर बार नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव लिगेंड्स ही होते हैं, उसके केस में क्या होता है ये सब जानने की हमें जरूरत नहीं। अभी तो ये सिंपल से कंपाउंड की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कैसे क्या हुआ, आइए देखते हैं। देखो आपके पास ये जनरली सारी कहानी किन मेटल्स की हो रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो डी ब्लॉक में बेटा आप मुझे बताइए कितने आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे डी सबशेल में, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपके पास एक नॉर्मल मेटल यहाँ पर पड़ा हुआ था जो कि 5 1 2 3, बेटा अभी कॉपी में कुछ मत बनाना, क्योंकि आप कॉपी में बनाओगे तो फिर आप वो जगह किधर क्या छोड़ना है, इसलिए ना ये ऊपर नीचे बहुत होगा अभी, ठीक है, इसलिए भी कॉपी में अभी मत बनाना, अभी पहले देख लो एक बार, ठीक है, 15-20 मिनट सारे यहाँ पे ध्यान दे दो, सुनना ध्यान से। ये मैं बना रहा हूँ आपका जो मेटल है फ्री स्टेट में, जो आपकी बुक में क्या दिखा रखा है, एम नाम के जगह से दिखा रखा है, ठीक है, एम छोटा सा एम दिखा रखा है, ये मेटल फ्री स्टेट में, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पॉजिटिव है और मैंने लिगेंड्स को क्या माना है, नेगेटिव माना है। मैंने बताया ना, क्योंकि एजम्पशन क्या है इसकी सबसे पहली कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज के मेटल हैं और नेगेटिव चार्ज के लिगेंड हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने वक्त जब ये बेटा यहाँ पर कहीं पर पहुंचा, अब लिगेंड्स तो कितने सारे थे, तो बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर थे, क्योंकि जितना स्टेबल होने के लिए डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल ज्यादा हो पाएगा, राइट। तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, तो हमें ऐसा लगा कि इसके पास तो लिगेंड की बौछार है। ये जो आपका ब्राउन से कलर का सर्कल बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, ये आपको समझाना चाह रही है कि मेटल ये जब जा रहा है तो इसके आसपास ये बहुत सारे लिगेंड की बौछार है, तभी तो उसने स्फेरिकल बना के दिखाया, समझ में आई इतनी बात। लेकिन जब उसने और अच्छे से इवॉल्व किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात नहीं थी, उसके पास बहुत सारे लिगेंड थे, मेटल के पास केवल और केवल 6 लिगेंड थे, पर वो 6 लिगेंड जो थे ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रली जुड़े हुए थे। और अभी मैं जो समझा रहा हूं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझा रहा हूं, मैं क्या लिखा रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ध्यान सुनना, दो चीजें हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसको CFSE बोलते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसको भी CFSE बोलते हैं। अभी मैं आपको स्प्लिटिंग समझा रहा हूं कैसे स्प्लिट हुआ है, ठीक है ना। तो जब हमने पास जाकर देखा तो क्या देखा कि यार ये सर्कुलर नहीं था, कुछ सिर्फ 6 लिगेंड थे, और जब 6 लिगेंड को हमने जोड़ा तो वो दूर से, सीधी सी बात है, दूर से तो धुंधला दिख रहा था, 6 का जो अरेंजमेंट था वो इस तरीके से था कि वो कैसे दिख रहा था, हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट दिख रहा था। तो मेटल किस स्टेज में थे यहाँ पर, Ml6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास से बना रहे थे, ठीक है, ये कहानी क्लियर है। अब क्या हुआ सुनो, हमारे पास D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और वो 5 ऑर्बिटल किसी को याद है कौन कौन से होते हैं, dx2 y2 dz2 dxy yz z, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कहानी है। ठीक है, ये जो सेट होता है बेटा इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल सेट, जो एक्सिस पे आता है, और ये इक्विटोरियल सेट बोलते हैं, नॉन एक्सियल सेट बोल सकते हैं, दोनों कोई से भी सेट बोल सकते हैं, नॉन एक्सियल सेट। ठीक है, अब जब ये मेटल के पास जाकर देखा गया, ध्यान सुनना इस चीज, तो इसने हमारे पास ये कंडीशन दिखा दी थी, तो एक्चुअल में फ्री स्टेट ना होकर ये यहां पर पहुंच जाता है और अपनी एनर्जी लूज कर देता है। थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और जब एनर्जी लूज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। तो ये यहाँ पर एवरेज एनर्जी की कंडीशन में आ जाता है। ये जो Ml6 था इसका कंपाउंड क्या था, ये यहाँ पर जो था, ये नॉर्मल मेटल था बेटा, ये नॉर्मल मेटल था। ये जब हमने देखा कि यार तो लिगैंड को अप्रोच कर रहा है, और लिगैंड को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, लिगैंड को अप्रोच करेगा तो एनर्जी लूज होगी, तो एनर्जी लूज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इधर से इधर बेसिकली मैं किसको दिखा रहा हूँ, आपके डिस्टेंस को, किसको दिखा रहा हूँ बेटा मैं, डिस्टेंस को, और इधर से इधर क्या है ये एनर्जी लेवल, तो ये ऊपर था लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसको मैं बोलूंगा एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल, इस फॉर्म में आ गए। लेकिन जब हमने लिगैंड को देखा ढंग से पास जाकर, तो क्या देखा कि ये जो एक्सियल सेट वाले जो लिगैंड थे ना बेटा, वो हमारे पास ज्यादा अच्छी तरीके से अटैक कर पा रहे हैं। तो इसमें से दो, ये वाले जो आते हैं बेटा, ये आते हैं Eg कॉम्प्लेक्स में, और ये वाले जो आते हैं किसमें आते हैं, T2G कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी जो Eg वाले थे ज्यादा अच्छे से अटैक कर पा रहे थे, तो एक्चुअल में उन्होंने जब अटैक करके बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, कौन से वाले कॉम्प्लेक्स ने, एक्सियल सेट वाले, ये ऊपर आ गए, और एक्सियल सेट वाले कितने हैं, दो हैं भाई, एक और दो, ये तो ऊपर आ गए, तो ये क्या पड़ गया हमारे पास, Eg सेट कॉम्प्लेक्स का आ गया बेटा। क्लियर है, और कुछ ऐसे थे जो अटैक तो कर रहे थे पर उतना एफिशिएंटली नहीं जितना Eg वाले कर रहे थे, तो इसलिए ये कौन से आ गए, तीन नीचे वाले आ गए, तो ये किस में आ गए, T2G में आ गए। क्लियर है कहानी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो ये Eg में आ गए, T2G में आ गए। अब ये जो लेवल है, ये एक सेंट्रल लेवल, मतलब सेंटर का एक लेवल जो कि एवरेज एनर्जी से कुछ ऊपर है, एवरेज एनर्जी से कुछ नीचे है। ये जो लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं बारी सेंटर, बेरी सेंटर। ठीक है, अब इस बेरी सेंटर से ऊपर भी हमारे पास एक एनर्जी है और बेरी सेंटर से नीचे भी हमारे पास एक एनर्जी है, राइट। अब बेरी सेंटर से ऊपर वाली जो एनर्जी है, ये वाली, ये कितने की होती, तो आप कहेंगे 0 प्लस की, 0.6 टाइम्स डेल्टा हो, 3/5, जिसको आप NCERT 3/5 लिखते हैं। और ये वाली जो एनर्जी होती है ये आती है माइनस का 0.4 डेल्टा, 2/5, क्या बेटा, -2/5, हाँ -2/5, जिसको NCERT डेटा में लिखती है -2/5। ये कहानी क्लियर है। तो जब बेरी सेंटर के ऊपर Eg में आएगा, यहां से लेकर यहां तक का गैप आपको पता पड़ गया, यहां से लेकर यहां तक का गैप आ गया। अब एक्चुअल में ये जो ये है, ये क्या है, स्प्लिटिंग है, ये क्या है, स्प्लिटिंग है। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये भी किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि आपके लिगेंड्स कौन से हैं। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे ये स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कहानी आती है आपके पास, पेयरिंग एनर्जी। क्या आती है, पेयरिंग एनर्जी। देखो पेयरिंग एनर्जी आपको अगर कंपाउंड में दे रखी होगी तो आपको एक चीज समझनी है कि भैया कैसे क्या क्या रहा होगा। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। पेयरिंग एनर्जी से अगर डेल्टा O ज्यादा हुआ, ये NCERT की लाइन है, आपको समझनी है। अगर डेल्टा O ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी क्या है, जो पेयर कराती, लेकिन डेल्टा O ज्यादा हो गया यानी कि ये स्प्लिट ज्यादा हो गया, और अगर स्प्लिट ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कौन सा लिगेंड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ जाना इसको, है ना। अभी तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं इतने से में ही, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर जो समझाऊंगा पूरी, है ना। जब इसे क्वेश्चन दूंगा ना, एक बहुत बड़े क्वेश्चन आ रखा है नीट 2016,
जो मेरा टाइम का था, फेज 2 है ना, उसमें CFSE का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इसका यूज है। और अगर आपके पास डेल्टा O की एनर्जी कम है पेयरिंग से, तो इसका मतलब क्या है यार, ठीक है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें तो इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, राइट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि पेयरिंग तो तभी होगी, पेयरिंग तो तभी होगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग अब नहीं होगी। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है, 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आपको बस ये चीज बता रहा हूं कि पेयरिंग अप कैसे और पेयरिंग अप कैसे नहीं, सिंपल, वो आपको समझ में आ भी जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। अब देखो, लेट्स से कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं पहले मैं वीक फील्ड लिगेंड कर लेता हूं, वीक फील्ड, लेट्स से मेरे पास क्लोरीन है, हेलोजन एक वीक फील्ड लिगेंड है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और लेट्स से आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले T2G में ही जाएगा। अब ध्यान से देखना, T2G की जो एनर्जी है वो मेटेरियल फ्री स्टेट से ज्यादा है, पर एवरेज एनर्जी से कम है, Eg से कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी Eg की। आप कहोगे सर ये जो Eg है इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर ये स्टेबल कैसे हुआ? बेटा एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है एनर्जी रिलीज भी तो करता है, फिर सबसे बढ़िया से एनर्जी ये रिलीज करता है, इससे सबसे स्टेबल भी है। ये मत सोचना कि ये जो मैं बोल रहा था, तो बॉन्ड भी तो सबसे पहले सही बनेगा। हाँ, स्टेबिलिटी सबसे अच्छी आएगी इसकी बेटा, ठीक है ना। वेल, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसका मतलब है कि आपका T2G में 1 आएगा, Eg में 0, वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसका मतलब T2G में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसका केस ये रहेगा, T2G में 3 ही 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 3 भर गए, और वीक फील्ड है, पेयरिंग अप नहीं होगी, नीचे ही बढ़ते Eg पे ऊपर नहीं बेटा, अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि पेयरिंग अप नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्यों गया सवाल, ये क्यों गया सर वीक फील्ड लिगेंड नहीं, पेयरिंग ही नहीं बेटा, रीजन ये है कि आपके पास ये एक कम तो है। ये हाईली कैसे रहता है, ये तो मैं समझाया था, हाई एनर्जी में रहते हैं, एनर्जी काफी हाई रहती है, और जब मैंने आपको अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि वीक फील्ड होंगे तो ये गैप कम होगा स्प्लिटिंग का, गैप की वजह से तो हाई एनर्जी की वजह से जंप करके ऊपर पहुंच जाते हैं, और जहां इन्हें ज्यादा रूम दिखा वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें अनस्टेबल रहना पसंद है, हाई एनर्जी में है ना, समझ में आ गया कहानी। तो 4 रहेंगे तो T2G 3 और Eg 1, समझ में आ गया। ऐसे 5 होंगे तो T2G 3 Eg 2, समझ में आ गया, 5 भर दिए। फिर अगर 6 होंगे तो T2G, बेटा 6 में पेयरिंग, मतलब पहले 5 ऊपर भरे जाएंगे फिर पेयरिंग, तो T2G 4 Eg 7 होंगे तो T2G में एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर, जैसे रेगुलर पेयरिंग होती है। हाँ Eg 5, बेटे रेगुलर नहीं बोलेगा तुम, रेगुलर होना शुरू होगा यहाँ से 8 से, यानी कि 8 का जो केस है ना T2G 6 Eg 2, अब ये 9 का ले लो आप, T2G 6 7 कहाँ से आ जाएगा, Eg 3, ठीक है, दिख रहा है ये बोर्ड में, नहीं दिख रहा हो कैमरे में, देख गायब हो गया। कहाँ से गायब हुआ है, 9 8 8 से गायब हुआ है, ठीक है, 7 का एरा, 8 का यहाँ पे दिखा देंगे T2G 6 Eg 2, बेटा फिर 8 है, कहाँ से 3 कर दोगे, ठीक है। 9 की बात अगर हम लोग करेंगे तो T2G 6 Eg 3, और 10 की बात करेंगे तो T2G 6 Eg में 4 है, क्या बात। लेकिन ये किसका है, वीक फील्ड लिगेंड का है। अब अगर ये मिटा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसकी, ये एनसीईआरटी डायग्राम समझ में आ गया ना, देखो ये क्या था, फ्री स्टेट, ये एवरेज एनर्जी, ये जब बॉन्ड बना चुका, वो एनसीईआरटी डायग्राम इतना बढ़िया है, लेकिन वही है, समझने की तो बात ही नहीं करते हम लोग। Eg ऊपर आ गया, बेरी सेंटर आपको दिख गया, और देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख रखा है dx2 y2 dyz dzx dz, मतलब समझ जाओ 3 पैरा, बहुत बड़ी किताब है एनसीईआरटी, बस पढ़ना आना चाहिए हमें उसे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा अंतर आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा, देखो यहाँ तक नहीं आएगा इन 3 में, और इन 4 में आएगा बस, फिर ये 3 सेम हो जाएंगे। कैसे देखो भाई, अगर एक ही लिगेंड है तो T2G और Eg में तो भरना ही पड़ेगा, तो पहले नीचे ही भरते हैं, T2G 1 Eg 0, 2 है तो T2G 2 Eg 0, 3 है तो T2G 3 Eg 0, लेकिन अगर चौथा इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, तो अब हम लोग ऊपर जा रहे थे वीक फील्ड लिगेंड के केस में,
लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैंने आपको बताया था ये डिपेंड करता है स्प्लिटिंग लिगेंड पर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता। मोरओवर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अप भी करा देता है बेटा, तो वो पेयरिंग अप हो जाएगा, इसलिए 4 में क्या आ जाएगा T2G4 EG0, यानी कि 5 के केस में क्या आएगा T2G5 EG0, 6 के केस में क्या आएगा T2G6 EG0। आप समझ रहे हो 4 5 6 का क्यों अंतर हुआ। इवन 7 में भी हमारे पास ये आएगा, 7 का केस T2G6 EG1, क्लियर है। 7 के बाद 8 का केस देखो सेम हो जाएगा T2G6, जगह नहीं है 6 के बाद का एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 रूल पॉली, ठीक है। T2G6 EG2, 9 T2G6 EG3, 8 9 10 में दोनों के केस सेम होंगे T2G6 EG4। तो इस तरीके से आप लोग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को पेयरिंग अप कराएंगे बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को, कोई डाउट है बेटा? वैष्णवी कोई डाउट है? 10 का नहीं EG10 लिखा हुआ। अरे बेटा गलती हो गई, माफ कर दो, EG10 लिख दिया तो पता तो आपका था ना सच क्या है बस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस तरीके से पेयरिंग अप कराते हैं। अभी ये कलर कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये सारी कहानी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसमें कोई डाउट आया आपको? CFT समझ में आ गई? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कराई अभी स्प्लिटिंग, अभी टेट्राहेड्रल कराऊंगा, टाइम मिला तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की भी करा दूंगा, देखूंगा, नॉट एश्योरिंग यू, कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं। ये कहानी समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट? यहीं रोक दे फिर आज की क्लास को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।